प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अमीर साहब, इनफैक्ट सियासतदानों का ये भी गिला रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हों या फिर दहशत गर्दी, ये उनका एरिया नहीं है, इनको कोई और देखते हैं। बल्कि मैं अगर खुल कर कहूँ तो कहते हैं कि मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट देखती है, गोया कि वहाँ पर वो जा नहीं सकते, न कोई फैसले कर सकते हैं। तो फिर ये गिला बनता है कि इन एरियाज़ में वो क्यों नहीं जाते। देखिए, मेरे ख्याल से अगर चीफ मिनिस्टर जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं। हमारी हुकूमत आने से पहले जी स्वात में ऐसे हालात थे कि वहाँ पर लड़कियों के स्कूल्स बंद थे। हमारी हुकूमत आने से पहले की मैं जी बिल्कुल ऐसे ही है। स्वात में स्कूल्स बंद थे, पुलिस बेचारी पुलिस स्टेशन से नहीं निकल सकती थी, सियासी क़यादत को टारगेट किया जा रहा था, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा था। यही हालात थे। हुकूमत की कोई रेट नहीं थी वहाँ पे। इन हालात में वहाँ पर इलेक्शंस हुए, लोगों ने हमें मैंडेट दिया, तो होना तो फिर वो भी नो गो एरिया चाहिए था ना। मैं वहाँ कितनी दफ़ा गया, वो जगह जिसको गट पे उचार कहते थे, जहाँ पर दहशत गर्दों का मरकज़ हुआ करता था, मैं गट पे उचार तक गया। सही। उस वक्त मैं अमीर हैदर की हैसियत से नहीं गया, उस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से गया। तो चीफ मिनिस्टर अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर ना जाना चाहे, देखिए दहशत गर्दी की खिलाफ ओनरशिप लेना ये बड़े कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट दिल गुर्दे वाली बात है। उसके कॉस्ट पे जो आपने बेयर की है, उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल से ये मौजूदा क़यादत, ये हुकूमत जो है वो कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात की, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो उसको ये तस्लीम करे या ना करे कि लोगों का एतमाद वो नहीं रहा। एक वक्त वो था जब स्वात में मिलिट्री कार्रवाई हतमी होने जा रही थी, तो लोग लाखों की तादाद में अपने घरों से निकले ताकि वहाँ पर मौसर कार्रवाई हो, और कुछ माह बाद वो खैर खैरियत से बाइज़्ज़त तौर पर वापस चले गए। आज आप देखें कि वो एतमाद लोगों का है, वो ऑपरेशन का नाम सुनते हैं तो वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। ये अभी जो वज़ीरिस्तान के अंदर लोग अमन के लिए निकले हैं, खैबर में निकले हैं, आज बनू में निकले, आज बाजौड़ में निकल रहे हैं, आज बाजौड़ में निकल रहे हैं। उनका मुतालबा क्या है? यही उनका मुतालबा है कि जी हमें अमन चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर किसी भी ऑपरेशन के नाम पर हमें बेघर किया जाएगा या तबाही और बर्बादी का सामना हमें करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे ऑपरेशंस कबूल नहीं है। तो हुकूमत को भी देखना होगा और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना होगा। हुकूमत को ओनरशिप लेनी होगी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये एतमाद का जो फुकदान है, इसको दूर करना होगा। लेकिन आप भी जिस तरह मिसट्रस्ट शो कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत के ऊपर, इसी तरह का मिसट्रस्ट तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी शो कर रहे हैं, और मखसूस नशिस्तों के बाद, उस सवाल में मैं बाद में आऊँगा, बट इक्वेशन अब लगता है कि ऐवान के अंदर तब्दील होने जा रही है, तब्दील हो चुकी है। तो अगर कोई तब्दीली की बात होती है इस सूबे में, तो ANP कहाँ खड़ी होगी? उस तब्दीली का साथ देगी, उसका हिस्सा बनेगी कि नहीं? देखिए, मैं तो एक फ़र्द हूँ, और ज़ाहिर बात है कि अवामी नेशनल पार्टी के फ़ैसले जो हैं तो वो एक फ़र्द नहीं कर सकता। हमारे इदारे हैं यकीनन, और अगर ऐसी सूरत हाल कभी पैदा हुई तो वही इदारे बैठेंगे, मशावरत करेंगे और फिर ही हम कोई फ़ैसला कर पाएंगे। लेकिन ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछते तो ठीक है, हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे, बल्कि मेरे ख़्याल से सिर्फ हमारी नहीं है, शायद ये वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान का जो हारने वाली भी एतराज़ कर रहे हैं और जीतने वाली भी एतराज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस रहे हैं हमारे जो हुए। लेकिन उसके बावजूद अगर उन कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के नतीजे में यहाँ पर एक मेजॉरिटी है, तो मेरे ख्याल से हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए उस मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना, मैं कम अज़ कम एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से इसके हक़ में नहीं हूँ। और जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक़ है, तो मेरे ख्याल से शायद कल के उनके स्टेटमेंट के बाद तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि वो कह रहे हैं कि PTI के अंदर से अगर तब्दीली आती है तो वो मुनासिब होगा। तो शायद मौलाना साहब PTI की हुकूमत को हटाना नहीं चाहते, मौलाना साहब मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो खैर क्लैरिटी आ गई है। और आपको लगता है कि PTI के अंदर भी अर्ज है, वहाँ भी ग्रुप्स हैं ऐसे मौजूद को जो चाह रहे हैं कि अब चीफ एग्जीक्यूटिव को तब्दील कर दिया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से PTI में इस वक्त दो तरह के ग्रुप्स हैं।
एक वो ग्रुप है जो टोटली लॉयल है पार्टी की तरफ। पार्टी में इमरान खान, सारी बात है। जी जी, इमरान को निकाल कर रह क्या जाता है, फिर तो खैर खैरियत है। सही है। तो एक ग्रुप है पार्टी का, एक वो ग्रुप है जो है कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अब ये टसल जो है बेसिकली ये वो जिनकी वफादारी पार्टी की तरफ है और जिनकी वफादारी किसी दूसरी तरफ है, तो ये टसल अब काफ़ी अरसे से चल रहा है। अब इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा, मेरे ख्याल से उसके लिए मुझे और आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बट आपके असेसमेंट क्या है, जिस मुल्क का सूबे का वज़ीर आला है वो किस ग्रुप के साथ खड़ा है? सूबे का वज़ीर आला जिसका ताबेदार और वफादार है तो शायद उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, मतलब वो तगड़े लोगों के साथ खड़ा है। बिल्कुल। तो इनफैक्ट पिछले दिनों आपकी स्टेटमेंट मेरे बड़े दिल को लगी है बतौर जर्नलिस्ट कि आपने कहा कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया है, बट बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं ये चाहूँगा कि हमें नहीं लेनी चाहिए, बट पार्टी का फैसला होगा इस पर क्या वो क्या फैसला करती है। तो वाकई आपको लगता है कि ये जो मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को मिली हैं ये दुरुस्त अमल नहीं था? देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि वो मेरी ज़ाती राय थी और मेरी ज़ाती राय है, यकीन है। लेकिन आप सूबे के वज़ीर आला रहे हैं, आपकी राय बड़ी मुस्तनद और बड़ी साहिब राय है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं। मेरी पार्टी फिर जो भी फैसला करेगी, राय तो मेरी यही होगी। अच्छा, लेकिन मेरी पार्टी फैसला जो करेगी, फिर सारी बात है कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ तो उस फैसले को फिर मैं ओन करूँगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, देखिए पीटीआई बग़ैर इलेक्शन सिंबल के उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके लिए भी मेरे ख्याल से वो खुद कसूरवार है, इसलिए कि उन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराया। जी बिल्कुल, वजह तो वही बनी, उससे वो सिंबल से महरूम हुए। फिर पाकिस्तान के आईन में और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक रिज़र्व सीट्स के लिए एक तरीक़ेकार है। फिर पीटीआई ने दूसरी गलती की कि उन्होंने उस तरीक़ेकार को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आईनी और कानूनी तौर पर वो उन सीट से महरूम हो गए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी यही था कि इनको ये सीट्स नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो पहले वाला फैसला आया तो उस वक्त ये एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आईन को दोबारा रीराइट किया है क्योंकि आईन में इसकी गुंजाइश नहीं है। सो लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये सीट्स पीटीआई की उनको नहीं मिल सकती, लेकिन है तो ये अपोजिशन की भी नहीं। इखलाकन ये जो सीट्स डिटर्मिन होती है ये उन सीट्स की बुनियाद पर डिटर्मिन होती है कि जो आप जनरल इलेक्शंस में जीतते हैं, उसी के तनासब से मिलती हैं। तो ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अपोजिशन पार्टीज़ ने जनरल इलेक्शंस में कितनी सीट्स जीती हैं। तो मैंने उस हवाले से कहा था कि आईन और कानून का एहतराम अपनी जगह पर, वो उनको नहीं मिल सकती, लेकिन मेरी राय ये थी कि अपोजिशन जमातों को भी ये सीट्स नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अमीर हैदर साहब, इन्हीं अब मखसूस नशिस्तों के मिलने के बाद जो ऐवान के अंदर अब इक्वेशन है वो 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा रही है, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद को अब 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है एक तरह से। और उसके बाद तो मेरे ख्याल में आइन के अंदर किसी किस्म की तरमीम भी बड़ी आसानी से लाई जा सकती है। और इससे पहले 26वीं वाली तरमीम जिस अंदाज में आई, एक तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी अभी तक बरकरार है। आपकी पार्टी समझती है कि उसके अंदर ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। और अगर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अब बहरहाल इन जमातों की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती, और इसके नतीजे में अगर कल को 27वीं यानी तरमीम आती है सर, और इस मुल्क के आइन का होलिया अपने हिसाब से बिगाड़ा जाता है या संवारा जाता है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? फिर देखिए, अगर संवारा जाता है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। उससे मुराद क्या है आपकी? क्या ऐसी चीज़ है कि मेरा मतलब ये कि आइन में अगर बेहतरी की कोई तरमीम होती है, मिसाल के तौर पर 18th अमेंडमेंट आई, 18th अमेंडमेंट की वजह से प्रोविंसेस को मज़ीद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली। बिल्कुल ऐसे अगर ऐसी कोई तरमीम आती है जिससे जमहूरियत मजबूत हो, जिससे हमारी मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी आ सके, तो ANP ज़रूर उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी तरमीम आती है कि जिससे आइन का होलिया ही बिगड़ जाए, बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया, तो ANP तो मेरे ख्याल से किसी सूरत ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि इनफैक्ट 18वीं तरमीम का आपका जिक्र किया तो NFC अवार्ड, और आपने हालिया दिनों में वज़ीर ख़जाना की स्पीच दुनिया कि इस अवार्ड को रिविज़िट करना पड़ेगा, गोया कि ज़्यादा वसाइल सूबों को चले जाते हैं, मरकज़ के पास कुछ नहीं रहता। एक तो वो बात की जा रही है, फिर शायद ये भी कहा जा रहा है कि उसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, पहले तो बेंच बनी पर दोबारा कोर्ट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं हुकूमत। यही है कि जजेस की उम्र की जो हद है उसको 68 तक ले जाया जाएगा। फिर कुछ ऐसी भी विस्परिंग हो रही है
कि शायद जो रिटायरमेंट के बाद बड़े ओहदों पे लोग बैठे 2 साल तक जो कदगन है कि वो सियासत में नहीं आ सकते, उसे भी ख़त्म किया जा रहा है। तो आपके ख़्याल में ऐसी तरामीम अगर आती हैं तो ANP ऐसी तरामीम का हिस्सा बनेगी? मेरा ख्याल है कि नहीं, इसलिए कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस इसने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। बात शख्सियात की नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए इदारों की, आईन की। और इदारों की भी जब बात होती है तो आईन ने जो डोमेन दिया है इदारों को, तो इदारों को उसी डोमेन में रहना होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। आपने अभी जो फरमाया कि जी ये कुछ सुनने में आ रहा है कि ऐसी अमेंडमेंट्स आ रही है कि शायद जिससे काफ़ी कुछ बदलेगा। जी जी। देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को देख लें तो ये कोशिशें हुई हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है? मज़ीद हालात उससे बिगड़े हैं। फेडरेशन कमज़ोर है आपके ख्याल में? वो बिल्कुल, और जब भी ये कोशिश हुई है उल्टा उसका फ़ायदा बहुत कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। हैविंग सेड दिस, आपने बात की फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, जी जी, कि उन्होंने बात की है NFC अवार्ड की बात। जी, तो आपके ज़रिए मैं उन तक और बाकी सब तक जो ये सोच रहे कि जी इसको रिविज़िट होना चाहिए, 18th अमेंडमेंट बाद में आई है, NFC अवार्ड पहले हुआ है। सही, ठीक है, पहले NFC अवार्ड हुआ, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 18th अमेंडमेंट आई। जब NFC अवार्ड आखिरी हो रहा था हमारे वक्त में, जिस दिनों यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त चूँकि 18th अमेंडमेंट नहीं थी तो वो सारे फंक्शंस जो 18th अमेंडमेंट के नतीजे में प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र हो गए, वो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास थे। सही, तो फंक्शंस भी उनके पास थे और उसके लिए जो वसाइल दरकार हैं वो भी उस वक्त हमने फेडरल गवर्नमेंट के पास रहने दिए थे। मुनासिब। अब जब 18th अमेंडमेंट हो गई है तो वो जो सब तमाम सब्जेक्ट्स जो डिवॉल्व होकर प्रोविंसेस के पास आ गए, तो प्रोविंसेस से आप पैसे काट नहीं सकते, बल्कि प्रोविंसेस को आपने मजीद पैसे देने होंगे ताकि वो फंक्शंस परफॉर्म कर सके जो उनको मुंतकिल हो चुके हैं 18th अमेंडमेंट के नतीजे में। जिम्मेदारियां बढ़ गई तो आपको वसाइल भी ज़्यादा तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि अब इसको रिविजिट करना होगा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब की इतला के लिए कि रिविजिट होगा तो प्रोविंसेस का हिस्सा आप कम नहीं कर सकते, आपको प्रोविंसेस का हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और इस दिलचस्प गुफ्तगू को ब्रेक के बाद भी हम जारी रखेंगे।